नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके सर जी? हम तो बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और सुनाओ क्या हाल चाल? सर जी ठीक ठाक है। आई होप कि आपके एग्जाम बहुत बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और अगर कोई एग्जाम आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई एग्जाम थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो ही जाता है। तो उसे आप बार बार सोचकर परेशान मत होइएगा। एग्जाम सबके लिए एक जैसा आया है। अब इतने सारे पेपर देने के बाद में आखिरी पेपर आता है आपका आईडीटी का। तो भाई साहब, यहां आते आते ऐसा लगता है कि यार ये पेपर तो कोई और ही दे दे। थक जाते हैं। पर भाई साहब, आपको थकना नहीं है बिल्कुल भी। आखिरी पेपर है। जितनी भी ताकत है, एनर्जी है, वो पूरी इकट्ठा करो और इकट्ठा करके गो फॉर इट। अच्छे से पूरे जोश के साथ में आपने एग्जाम को क्रैक करके आना है। मैंने आपके लिए एबीसी कैटेगरी तैयार कर रखी है। और ये एबीसी कैटेगरी आपको कहां मिलेगी? मेरी वेबसाइट crajkumar.com पे जाएंगे आप। बस वहां पे जाने के बाद में फिर आपको फ्री रिसोर्स पे क्लिक करना है। और यहां क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएगी एबीसी एनालिसिस सीए फाइनल मई नवंबर 2023। यहां आप आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले 7 टाइम्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है। और ये बता रखा है कि किस चैप्टर से कब कब कितने मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। वो सारी बात मैंने आपकी यहां पर कर रखी है। इसके साथ साथ फिर सारा फाइनल कंक्लूजन निकालने के बाद में यहां पर इनको मैंने एबीसी कर दिया है कि किस चैप्टर की वेटेज आपकी क्या बनती है। जीएसटी, कस्टम लॉ एटसेट्रा सारा कुछ। A2, B1, B2, C1, C2 ऐसे करके मैंने कैटेगरीज यहां पर बना रखी हैं। अब मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है कि ये जो आपकी A1 कैटेगरी है ना, A1, A2 और आपकी ये जो B1 है, जीएसटी एंड कस्टम्स, इनका मैंने इकट्ठा एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये जो वीडियो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है, जिसमें आपके जो चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से: एग्जाम्शन, कॉम्पिटिशन, आरसीएम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिमांड रिकवरी, पेनल्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्सेबल पर्सन, रिफंड, ये A1, A2, B1। और ऐसे ही कस्टम्स के अंदर लेवी एग्जाम्शन हो गया, वेयर हाउसिंग, वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी ड्रॉबैक, असेसमेंट, बैगेज और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी शामिल कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही करना है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कोई सा भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए। आपकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो उस पर ये वाले चैप्टर्स रहने चाहिए। अगर आप ये मैराथन देख के चलते हैं और ठीक से आपका अटेम्प्ट करके आते हैं तो भाई साहब एग्जाम्शन पक्की है, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा, आपको इस समय पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करनी है तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है, मैंने 60 क्वेश्चंस का वीडियो भी लॉन्च किया हुआ था। और 60 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो यहां आपका अवेलेबल है साहब। ये रहा एग्जाम्शन स्कोरिंग 60 क्वेश्चंस, सीएस सीएमएस सीएस फाइनल मई नवंबर 2023। यहां पर आपके ये क्वेश्चन है, हर चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको यहां से अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसका वीडियो भी करीब 8-9 घंटे के आसपास का वीडियो है। इसका वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप चाहें तो सोल्यूशन वहां से चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने बता रखा है कि एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको कैसे देना है, कैसे अपने प्रेजेंटेशन देनी, सारी चीज मैं आपकी वहां पर बता रखी है ऐसे करके। तो ये फाइल यहां पर खुल जाती है और इस फाइल में आपके चैप्टर वाइज करके 60 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि एग्जाम में अपने आप को एकदम ठंडा रखना, दिमाग को ठंडा रख के चलना और तसल्ली से, आराम से। आपको सारा पेपर आता होगा, पर कभी कभी ये बात रियलाइज होती है एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, जब घर पे आ जाते हैं तब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कठिन लगता है। तो वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप थोड़ा सा हाइपर हो जाते हो। दिमाग को ठंडा रख के चलना, रिलैक्स मोड में सोचना, समझना एंड देन अपना आंसर अच्छे से लिखकर आना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आगे इस वीडियो को एंजॉय करें मेरे बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। संविधान की भी बात यहां पे करके चलते हैं। संविधान के अंदर 4 आर्टिकल बेसिकली आपको याद रख के चलने हैं। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए करके है। हम अच्छे से जानते हैं कि ट्रांजैक्शन 2 प्रकार की हो रही है, इंट्रा हो रही है और इंटर हो रही है। तो इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी की बात हो रही है, इंटर है तो आईजीएसटी की बात हो रही है। तो जब इंट्रा होती है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपके इकट्ठे यहां पर मालिक लगाए जाते हैं, ठीक है। और जब इकट्ठे आपके लग रहे हैं तो उनकी लॉ मेकिंग पावर भी इकट्ठी ही होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स को टैक्स कहे जाने के लिए उसकी लीगल बैकिंग जरूरी होती है। इसलिए सीजीएसटी को सीजीएसटी,
और एसजीएसटी को एसजीएसटी कहे जाने के लिए इनके पीछे एक एक्ट होना जरूरी होता है, तो इसलिए एक्ट मेकिंग की पावर साइमल्टेनियसली यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है। इसमें क्या बोलते हैं भला आके, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज साइमल्टेनियस पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी के लिए हमें चाहिए एक्सक्लूसिव पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को आके, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को गेट के बाहर खड़ा कर रखा है। मतलब क्या कि जिस दिन जीएसटी काउंसिल बोलेगी उस दिन से इनको अंदर ले लिया जाएगा। आजा, तो डीजल पेट्रोल भागे भागे चले आएंगे। लेकिन जो शराब है वो इतनी नजदीक नहीं है जीएसटी के। ऐसे मान के चलो जैसे कि जीएसटी तो धरती पर है और लेकिन शराब मंगल ग्रह पर बैठी हुई है, इतना दूर है। वो कैसे? क्योंकि जब आर्टिकल नंबर 366 को हम पढ़कर देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है जीएसटी की डेफिनेशन। जीएसटी का मतलब एक गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स है, लेकिन शराब को छोड़कर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर शराब को जीएसटी के दायरे में लेकर आना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 366 इसको अमेंड करना पड़ेगा। इसको, ये जो वर्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन वर्डिंग्स को यहां से हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि शराब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक लगा हुआ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव रेवेन्यूज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस कारण से यहां पर ऐसा किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट कभी इसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन डीजल पेट्रोल के लिए संविधान के अंदर व्यवस्था है कि जिस दिन काउंसिल बोलेगी उस दिन से ये जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। इसके लिए संविधान को अमेंड करने की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, जहां पर 246 कैपिटल ए खत्म होता है, वहां से आपका ये शुरू हो जाता है कि हम जानते हैं कि आईजीएसटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, लेकिन इसका बंटवारा किया जाएगा। आधा सीजीएसटी पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रख के चलेगी और बाकी एसजीएसटी पोर्शन सरकार सामने वाले जो स्टेट है, डेस्टिनेशन स्टेट है, उसको यहां पर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल जीएसटी काउंसिल की बात करके चलता है। ये एक चलता फिरता पार्लियामेंट है। जब भी लॉ के अंदर कोई किसी प्रकार के चेंजेस की बात करी जाती है तो वहां पर आपका जीएसटी काउंसिल ही सामने नजर में आ जाती है। तो क्योंकि इसके डे टू डे जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, इसलिए आपने देखा कि पीछे बजट में भी जीएसटी को लेकर कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि इसका तो सिस्टम एक अलग तरीके से, अलग पैटर्न से चल रहा होता है। तो जब भी हमें अपनी कोई किसी प्रकार की बात मनवानी होती है, कुछ करना होता है, तो वैसे में आकर हम क्या करके चलते हैं कि जीएसटी काउंसिल को अप्रोच वहां पर किया जाता है। जो उसको अप्रोच हम करके चलते हैं मालिक, तो वैसे वाले केस के अंदर आकर क्या बोलते हैं कि एक सेकेंड जी सर, तो कहां पे, तो यहां पर आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, जीएसटी काउंसिल को वहां पर अप्रोच किया जाता है और ऐसे करके यहां से हम पहुंचते हैं, ये टैक्सेबल पर्सन हो, टैक्स पेयर जो भी हो, यहां पर पहुंचते हैं। और यहां पर जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग बैठते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एक हो गए अपने जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या डिप्टी सीएम होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल का बंदा और होता है, एंड बाकी 31 स्टेट के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, दैट मे बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड या फिर अपना डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन है। जीएसटी काउंसिल मेंबर, करेंसी खोलो, यस। तो ये हैं माननीय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, एंड उसके बाद पंकज चौधरी जी, देखिए ये भी यूनियन से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिनांस। एंड उसके बाद स्टेट के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अरुणाचल प्रदेश डिप्टी सीएम है वहाँ के, हम मुख्य स्टेट की बात करते हैं यहाँ पर आकर। महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस हो गए अपने ये, एंड उसके बाद में पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, है ना, ये यहाँ पर सब आ जाते हैं मालिक। और दिल्ली के हमारे श्री मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, तो ये इसके रिप्रेजेंटेटिव है, वहां जाकर बैठते हैं। तो कुल मिलाकर 31 स्टेट वाले हो गए और 2 हो गए अपने यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाले, ये लोग वहां पर बैठे हुए होते हैं। इनके सामने जब एक प्रपोजल जाता है तो उसको ये अपनी सहमति असहमति जताते हैं, और अगर सहमति बनती है उसके ऊपर 75% और मोर वेटेड परसेंटेज बन जाती है तो ये पार्लियामेंट को उसकी रिकमेंडेशन भेज देते हैं। इनकी जो मिनट्स होंगे मीटिंग की वो कोई लॉ नहीं होता है, रिकमेंडेशन गो टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद इस पर ठप्पा लगने के बाद फिर उसे नोटिफाई किया जाता है, नोटिफाई करने के बाद ही ये अपना एक्ट का रूप यहाँ पर ले लेता है। वो कैलकुलेशन कैसे करी जाती है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ मालिक। तो
इसके लिए क्या करके चलते कि मान के चलिए कि ऐसा है, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी हो जाती है, ठीक है। तो कोई मुद्दा था कि भाई जीएसटी का रेट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 12% से घटाकर 5% करवा दिया जाए, तो इस पर क्या निकल के आता। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे पर सहमत हो जाती है, यानी कि इनकी एक वोट होती है और एक का एक पूरा दे दिया है, तो यानी कि गवर्नमेंट 100% इस पर सहमत हो जाती है। अगर हम स्टेट की बात करके चलें तो मान लीजिए 25 स्टेट ने फेवरेबल अपना व्यू उस पर दे दिया है, तो देखते हैं कितने स्टेट यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में सहमत हो जाते हैं। 2500 डिवाइड बाई 31, तो इट विल कम्स टू 80.65, तो 80.65 यहां पर अपना आ जाता है, ठीक है। हम इसका जब वेटेज निकालते हैं तो नॉर्मली वेटेज कैसे निकाल के चलते हैं, 100 प्लस 80.65 डिवाइड बाई 2, ये तो करते हैं एवरेज निकालने के लिए। अगर मैं ऐसे करके चलता हूं तो ये आ गया इतना, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90.32 अपना निकल कर आ जाता है। आपने जाने अनजाने पता है क्या किया है, अगर इसी बात को मैं जरा दूसरे तरीके से लिख के आपको समझाऊं तो आपने ये किया है कि आपने दोनों को इक्वल वेट दिया है, 100 को भी आधा वेट दिया आपने, इसको भी डिवाइड बाई 2 किया है, और आपने 80.65 पर भी आधा वेट चढ़ाया है, और ऐसे करके सॉल्व करके देख लीजिए आपका 90.32 निकल कर आ रहा है। आपने आधा आधा वेट दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमें आधा वेट नहीं चाहिए, हमें वेट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, हमारा वेट 2/3 होना चाहिए, आपका वेट 1/3 होना चाहिए। तो ऐसे करके 100 इंटू 1/3 इसका वेट दिया गया, प्लस 80.65 कह रहा हमारा वेट ज्यादा रखो, 2/3 इसका वेट यहाँ पर दे दिया जाता है, तो ये निकल के आएगा 33.33 निकल के आ जाएगा, और प्लस ये आएगा अपना 80.65 इंटू 2 है, डिवाइड बाई 3 है, ऐसे करके मालिक 53.77 ये आ जाएगा, और 53.77 प्लस 33.33 करके निकालते हैं तो ये 87% अपना निकल के आ जाता है। इट इज 75% और मोर है यहाँ पर, और ये प्रपोजल अपना पास करवा दिया जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना कि आपको 1/2 नहीं करना है, वेटेज 1/3 और 2/3 के हिसाब से आपको करके चलने होते हैं, ऐसे वाले बात मालिक कर दी जाती है। कोरम के लिए, मीटिंग हो उसके लिए 50% की उपस्थिति, प्रेजेंस वहां पर जरूरी होती है, तो इस प्रकार से इसका काम करके चलता है। और जीएसटी के अंदर अगर पत्ता भी हिलता है, तिनका भी हिलता है, तो वो जीएसटी काउंसिल की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। चाहे गुड्स या सर्विस को डिफाइन करना हो, थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन करनी हो, एग्जम्पशन को डिफाइन करना हो, कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी चेंज करना, इतना सा भी चेंज करना है, वो सब का सब जीएसटी काउंसिल की सहमति से ही हो पाता है। तो ऐसे करके अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, 269 कैपिटल ए, आर्टिकल नंबर 366 एंड आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए यहां आपके निकलकर मालिक आ जाते हैं। 366 के अंदर गुड्स को भी डिफाइन कर रखा है, मूवेबल, और ये और तमाम प्रकार की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट ही कही जाएंगी। तो यहां पर चैप्टर का हुआ समापन। अगले भाग में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय है, टाटा है। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, और आप हमेशा यहां से उमंग से भरे रहें, और हमेशा पॉजिटिव सोच आपके अंदर बनी रहे। तो यहां पर ये जो मेरा चैप्टर है, इसमें 3 सेक्शंस मेरे आते हैं। सेक्शन नंबर आता है 22 करके रे, एक आता है सेक्शन नंबर 23 करके रे, एक आता है सेक्शन नंबर 24 करके रे। जल्दी बताओ फटाफट किस सेक्शन में क्या है। सर यहां पर लिखा है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। यहां पर बोलता है कि नो मीन्स नो, नो रजिस्ट्रेशन, किन किन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, और यहां पर बोलता है कि करवाना ही पड़ेगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो शादी की तरह होता है। टैक्सेबल पर्सन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो या तो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन, और इसकी महिमा अपरंपार है। अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई इंट्रा हो या इंटर हो, टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होती है, तभी जीएसटी लेवी हो पाता है, अन्यथा जीएसटी लेवी नहीं हो पाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद आगे क्या सर जी, तो आइए इनको देखते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर मैं आपको यह कराने वाला हूं, स्टेप नंबर 1 पर ये कराने वाला हूं। स्टेप नंबर 2 पर हम ये करेंगे मालिक, स्टेप नंबर 2 पर ये करेंगे, और स्टेप नंबर 3 पर हमारा ये निकल कर आएगा। तो स्टेप नंबर 1 पर बताइए किन किन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो इसमें सर जी हम बताएं, भगवान झूठ ना बुलाए, एक वो व्यक्ति जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड की सप्लाई में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जीएसटी बनेगा ही नहीं, और जीएसटी नहीं बनेगा तो एस्टेसी करोगे। बताइए, जब जीएसटी उसका बनेगा ही नहीं तो क्या करोगे, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। सर लीकर वाले में गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं ले सकती और हमसे भी नहीं लेते, तो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का तो लॉस है ना सर जी। अगर जीएसटी लग जाए तो देने वाली भी गवर्नमेंट और लेने वाली भी गवर्नमेंट, कहां लॉस है।
तो पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हो तो भाई सब मौज करो। दूसरा, अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल या HUF, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट टैक्सेबल पर्सन नहीं बनाया जाता और उस पर हम GST नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए। सर किसान आदमी है लेकिन शहर में दुकान भी है उसकी, किसान आदमी है शहर में दुकान भी है, तो क्या मतलब उस पर फिर भी GST ना लगेगा उसकी दुकान के ऊपर? देखिए, एक ही व्यक्ति मल्टीपल कैपेसिटीज में होता है, एक ही व्यक्ति पति भी होता है, एक ही व्यक्ति वही व्यक्ति पिता भी होता है, वो बेटा भी होता है, दामाद भी होता है, अलग अलग कैपेसिटीज में बटा हुआ होता है। जब खेतों में काम कर रहा है तो किसान दुकान पर बैठा है तो लाला जी हैं, सेठ जी हैं, है ना, तो उस केस में उसको GST का पेमेंट करना पड़ जाएगा। और मजे की बात ये, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि खेती बाड़ी है 10 लाख रुपए की और दुकान का उसका कारोबार है 15 लाख का, आप मुझे बता सकते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? 25 लाख। सारा कुछ ऐड कर दिया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है कि सम नोटिफाइड पर्सन, उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं और एक्सक्लूसिवली RCM की सप्लाई दे रहा हूं, यू आर लाइबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज, तो आपको भरना है, आप कराना। लेकिन मैं अगर सारी की सारी सप्लाई RCM के अंदर करके चलता हूं तो मुझे GST लायबिलिटी बनेगी नहीं, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है रे। ओके सर, ठीक बात है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 23। किसान की बात हो गई, एग्जेम्प्टेड में डील करता है उसकी बात हो गई, और अदर नोटिफाइड पर्सन ये वाली बात हो गई। सप्लायर को यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, हां सर बढ़िए। आगे आता है अपना सेक्शन नंबर 24, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किन किन को करवाना पड़ेगा रे? जो व्यक्ति इंटरस्टेट, ध्यान सुनना, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मैंने हरियाणा से यूपी के लिए जॉब वर्कर को कुछ माल ट्रांसफर किया है, क्या मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं? जवाब दीजिए। मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जॉब वर्कर को गुड्स ट्रांसफर किया है, क्या मुझे यहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है? सर नहीं करवाना। जॉब वर्कर को जो ट्रांसफर कर रहे हो वो आपका सप्लाई नहीं होता है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटरस्टेट हो, सप्लाई हो और टैक्सेबल भी हो और वो गुड्स की हो। चारों बातें पूरी होंगी तभी मैं मैंडेटरी कैटेगरी के अंदर आऊंगा। असद, चारों बातें पूरी होंगी तभी मैंडेटरी में आऊंगा। इसमें भी हैंडीक्राफ्ट वालों को एग्जम्पशन है, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। सर्विस वालों को भी नहीं करवाना है, अगर क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज देते हैं तो इनको करवाना, ये ऐसे करके। और किसको मैंडेटरी करवाना है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट वालों को साइड में कर दीजिएगा प्लीज, उनके ऊपर लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। तो ये यहां पर बात होगी हमारी। इसकी बात होगी हमारी, एक व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज में GST भरने के लिए उसको लायबल ठहराया गया कि तू देगा, तू उंगली ऐसे कर दी है, फिर बेचारे को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ जाएगा। जो अपने ये 9(5) के अंदर जो वो पकड़ लिया था कि आपको GST का पेमेंट करना है, तो भैया जी वहां उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। मोटी बात यह कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो अपने होते हैं उनको कोई किसी प्रकार की लिमिट नहीं मिलती, उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बात कर चुका हूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर की हमारी बात हो चुकी है। जो एजेंट्स लोग होते हैं प्रिंसिपल के थ्रू सप्लाई करके, मतलब प्रिंसिपल जिनको सप्लाई करता है उन एजेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और अदर नोटिफाइड पर्सन भी यहां पर हो सकते हैं। अब आता है आपका अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 22। इसको जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, कैसे करके बोलते हैं इसमें आके मैं बताता हूं आपको। यहां पर आप अक्सर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हो। देखो मेरे बच्चा, यहां निकालते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, बराबर, ऐसे बोल दिया करो, हां बराबर। और यहां होती है आपकी एप्लीकेबल लिमिट्स, ठीक है, बराबर, हां बराबर है। अच्छा जी, और यहां आएगा आपका डिसीजन कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। ओके,
एग्रीगेट टर्नओवर में हमारा जो डेटा होता है वो कौन सा वाला होता है सर? डेटा होता है ऑल इंडिया का। सारा कुछ ऐड कर देते हैं, सारा कुछ ऐड करते हैं। पेन वाइज होता है सर हाँ जी, पेन वाइज करते हैं, सारा कुछ ऐड कर देते हैं। ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ऑल आउटवर्ड सप्लाई की यहां पर बात कर दी जाती है। वेरी गुड। जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे बताइए ये जो डेटा होगा ये भी ऑल इंडिया वाला होगा या नहीं होगा? हां या ना? एप्लीकेबल लिमिट यहां पर चाहे वो 10 लाख की आए, चाहे वो 20 लाख की आए, चाहे वो 40 लाख की आए, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो ऑल इंडिया पर होगी या किसी एक स्टेट पर होगी? भाई साहब एक बार जो लिमिट निकल आएगी फिर उसके बाद आपका कारोबार किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, हर एक के लिए वही लिमिट एप्लीकेबल होगी। क्योंकि मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड है, कंपेयर कर रहा हूं, ये राइट हैंड साइड है, कंपेयर करने बैठा हूं, दोनों इक्वल लेवल की चीजें होनी चाहिए। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक खिलाड़ी का वजन है 40 किलोग्राम, दूसरे का है 80 किलोग्राम, भैया कुश्ती करा दो उनकी। नहीं, बराबर वजन के होंगे, उन्हीं की कुश्ती यहां पर करवाई जाती है। ऐसे करके मालिक, पहले बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि मेरा जो भी लिमिट आएगी वो आप किसी भी स्टेट में फिर कारोबार कर रहे सही, वही लिमिट आपकी लगा दी जाएगी। अब कैसे कैसे, यहां पर हम बात जो करके चलते हैं वो 3 कैटेगरी में ऐसे बांट दी जाती है कि 10 लाख की लिमिट कब लगेगी, 20 की कब लगेगी और आपकी 40 की लिमिट कब लगाई जाएगी। वैसे करके ये आता है इसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर यहां से आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो तो आपकी ऑल ओवर लिमिट 10 लाख आ जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति, सर जी ये आपका यहां मणिपुर से भी दे रहा था और मान लीजिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहां आता है, यहां से भी दे रहा था, दोनों से दे रहा था, तो 10 लाख की लिमिट आएगी कि 20 लाख की लिमिट आएगी? इसको सीक्वेंस में रखना होता है। पहले इससे बात करेंगे, यहां बात ना बनी तो यहां आएंगे और नहीं तो यहां पर आएंगे। जब मेरी बात यहीं पर बन जाती है तो मेरी लिमिट हो जाती है 10 लाख की। अब 10 लाख की लिमिट को यहां पर रख दूंगा। अब चाहे मैं कारोबार दिल्ली में करूं, हरियाणा में करूं, एसटेसी में करूं, देश के किसी भी कोने में करूं, लिमिट चूज हो गई तो हो गई, दैट्स इट। बताओ यहां तक बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बताइए मालिक। लिमिट एक रहेगी। अब चाहे आप कहीं भी कारोबार कर लें, एक बार चुनाव हो जाए फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, एक बार शादी हो जाती है तो पैकेज चाहे 50 से बढ़कर 75 हो जाए या घट के 5 रह जाए, हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। करेक्ट। कौन से चैप्टर का रिवीजन चल रहा है? ये चल रहा है टैक्सेबल पर्सन का। ठीक है जी। उसके बाद अब हम मान लीजिए अगर हमारा कारोबार इन 4 स्टेट में कहीं भी नहीं है तो चेक कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय, ओके, और सिक्किम और तेलंगाना और पुडुचेरी, तेल की पूरी। अगर आप यहां से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो आपकी लिमिट आ जाएगी 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। आ रहा हूं भाई साहब, 20 लाख की लिमिट आपकी आ जाती है। मान लीजिए आप यहां से मेघालय से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे, मेघालय से भी, हरियाणा से, पंजाब से, कई सारे स्टेट थे, में एक मेघालय भी था। लिमिट 20 लाख आ जाएगी। वैसे की तैसी में जान दो, हमने लिमिट पकड़ ली क्योंकि दूसरा नंबर हमारा इसका निकल कर आता है और एक बार लिमिट यहां रख जाएगी 20 लाख, तो बस ये कंपैरिजन सिर्फ एक बार कराया जाएगा, बात खत्म। अब उसके बाद 40 की बात करते हैं। तो 40 के लिए बोलते हैं कंडीशनल बातें हैं 40 के लिए। देखिए कि यहां पर भाई साहब आपके गुड्स होने, अच्छा, इसमें आपके जो अदर स्टेट हो गए, जो आपके अदर स्टेट हैं वो है, या यूनियन टेरिटरी जो है वहां से आपका कारोबार हो, प्लस आप यहां एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले एक्साइज लॉ चलता था, उसमें एग्जम्पशन 1.5 करोड़ की मिलती थी, लेकिन अब गुड्स वालों को सर्विस के समान ही एग्जम्पशन मिलती है। तो गुड्स वालों का प्रेशर था कि यार हमारी एग्जम्पशन को बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, क्योंकि सर्विस सेक्टर में मार्जिन 70% का होता है, हमारे केस में मार्जिन 10-15% का होता है, तो आप इक्वली कंपेयर मत कीजिए। तो गुड्स वालों की लिमिट बढ़ाई गई, एक्सक्लूसिवली गुड्स हो, और उसमें भी कुछ को निकाल दिया गया अदर देन, किस किस को? टिप टिप बरसा पानी, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, और क्या है इसमें? टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, और अभी नया जोड़ा गया है ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो आपकी अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके है। हाँ जी साहब,
ठीक बात है जी। तो ऐसे करके हमारी यहां पर बात हो जाती है मालिक, ये हो और ठीक है। तो ऐसे में आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख की रखवा दी जाएगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे स्टेट तो यही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा क्या है कि ये टिप टिप बरसा पानी वाला गुड्स आ रहा है। अब बताइए यहां पर लिमिट क्या रहेगी? सर आपकी लिमिट रहेगी यहां पर 20 लाख रुपए की। अच्छा, मैं कहता हूं कि मान लीजिए स्टेट तो मेरे यही वाले हैं, लेकिन मैं इसके साथ में सर्विस में डील करता हूं, लिमिट क्या रहेगी? 20 लाख रहेगी। मैंने कहा जी मान लीजिए स्टेट और यूटी तो मेरे यही हैं, लेकिन मैं इसमें से क्या करता हूं, गुड्स के साथ साथ सर्विस दोनों में डील करता हूं, लिमिट क्या रहेगी? भाई साहब जो मर्जी बना लो, 20 लाख की रहेगी। सर्विस का धब्बा ना आ जाए, सर्विस आते भाई साहब हमने गुड्स वालों के लिए दी थी, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है कि मान लीजिए मेरे ये वाले स्टेट थे और मैं अपने ये टिप टिप वाले गुड्स को छोड़कर बाकी गुड्स में डील कर रहा हूं, गुड्स मेरे वही हैं, अदर गुड्स हैं, प्लस मैं इंटरेस्ट वाली सर्विस की यहां पर बात करके चल रहा हूं। तो ऐसे वाले केस में बताओ अब लिमिट कौन सी रहेगी? आप बताएंगे। गुड्स तो टिप टिप को छोड़कर अलग वाले हैं जो एलिजिबल होते हैं, साथ में जो आपकी यहां पर ये सर्विस है वो इंटरेस्ट वाली सर्विस है। तो साहब इंटरेस्ट तो एक कॉमन सी चीज है, हर कोई व्यक्ति कमाता है 4 पैसे का, तो हम इसे क्या करते हैं, यहां ऐसे रखते हैं, हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा, इसको ऐसे मानो जैसे कि यहां इंटरेस्ट ये है ही नहीं, इग्नोर करते हुए। यानी कि मोटी बात यह कि यहां पर भी आपकी लिमिट 40 लाख ही रखवाई जाएगी। इस केस को ध्यान रख के चलिएगा, यहां पर 40 लाख निकल के आएगी। ठीक है, तो 10, 20, 40 की जो भी लिमिट आपकी आएगी यहां पर आ जाएगी। अब डिसीजन जो आएगा वो ऑल इंडिया बेसिस पर ही आएगा। जब दो खिलाड़ी लड़ रहे हैं, दोनों ऑल इंडिया वाले हैं, तो फैसला भी ऑल इंडिया पर आएगा। फैसले में क्या बोला जाता है? इसमें यह बोला जाता है कि देखो मालिक कि अब आपको नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन ऑल दोज स्टेट्स। आपको वहां रजिस्ट्रेशन लेना है जहां जहां से फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे उन स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, छोटा सा मैं एग्जांपल बना के चलता हूं आपके लिए कि सर मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो है, सपोज करो यहां 11 लाख रुपए का, और मेरा जो कारोबार है वो कहां कहां पर है, वो मणिपुर में है, 2 लाख का है और टैक्सेबल है। मेरा हरियाणा के अंदर भी है और यहां पर मेरा था सब 7 लाख रुपए का था और ये एग्जेम्प्टेड था। मेरा यहां पर आकर यूपी के अंदर भी कारोबार है मालिक, और और वो कितने का था सर जी? वो था मेरा 2 लाख रुपए का था और ये मेरा यहां पर आकर टैक्सेबल था। तो देखा जाए तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मात्र 11 लाख का है। सबसे पहले मुझे बताइए मेरी लिमिट क्या आएगी? फैसला वन शॉट में आएगा ऑल इंडिया के लिए। भाई साहब जब डेटा ऑल इंडिया का है तो फैसला स्टेट वाइज नहीं आएगा, फैसला भी ऑल इंडिया के झटके में आएगा। बता रहे हैं हम आपको, तो बताएं साहब। तो ये 11 लाख है, लिमिट कौन सी लगेगी? अगर मैं मणिपुर से टैक्सेबल दे रहा हूं तो मैं पहले स्टेप पर ही रुक जाऊंगा, लिमिट आएगी मेरी 10 लाख रुपए की। यानी कि मेरा ये जो टर्नओवर है ये एक्सीड कर रहा है, यस एक्सीड कर गया है। तो अब मुझे उन स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है जहां जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था। तो ऑल इंडिया के लिए इकट्ठा फैसला आया है। बताइए इस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन कहां कहां पर लेना पड़ेगा रे? बताइए मालिक, मुझे रजिस्ट्रेशन यहां पर कहां कहां पर लेना पड़ेगा रे? ये बता दो भाई साहब। 3 चैप्टर लपेट दिया हमने, चार्जेबिलिटी का, सप्लाई का और टैक्सेबल पर्सन का। ऐसे खींचेंगे, चिंता मत करो, एक एक चैप्टर से बात नहीं बनेगी, ऐसे खींचेंगे। सर यहां पर जहां जहां से क्या लिखा था, उन स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे। तो टैक्सेबल दे रहे थे मणिपुर से, टैक्सेबल दे रहे थे यूपी से, तो मुझे मणिपुर में और यूपी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या हरियाणा में? जी नहीं, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा। वैसे करके बोल दिया जाता है। बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई? तो जहां जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था वहां वहां पर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। यही सारी थ्योरी आपकी यहां पर मालिक लिखी हुई है।
ऐसे करके क्या थ्योरी को रीड करने की जरूरत है मुझे? शायद बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी एक और बात बताइए, अगर पिता के नाम से बेटे के नाम पर रजिस्ट्रेशन शिफ्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है पिताजी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, क्योंकि पेन लिंक होता है ना रजिस्ट्रेशन, और बेटे को नया रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना पड़ जाएगा। बिजनेस सेल होता है तो पुराने वाले का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, नए वाले का नया लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चलते हुए अगर कोई बिजनेस आपके नाम पर टपक पड़ता आ जाता तो आपको भी उसका रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना पड़ जाएगा, वैसी वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। और पुराने जो लोग थे सेंट्रल एक्साइज वैट वगैरह में रजिस्टर्ड थे, उनका भी इधर आकर माइग्रेशन होगा, उनको भी जीएसटी में आकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। यार और क्या करूं बताइए, रिवीजन भी करवा रहा हूं, साइड में सुबह के टाइम पर क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपकी चल रही है, क्वेश्चन के आंसर लिख लिख के दिखा रहा हूं। अगर इतने पर भी तुम ऑल इंडिया हाईएस्ट लेकर नहीं आए तो बताओ गलती मेरी है कि आपकी है? और क्या करूं बताओ ना। बस ये रह गया है कि आपका पेपर मैं नहीं लिख रहा हूं, बस, और तो कोई कमी छोड़ नहीं रहा हूं मैं मेरी तरफ से। चलो, थैंक यू है, सो मच है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।